जब से सोसाइटी बनी है हम इंसानों ने लगातार अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश की है और नई नई बिल्डिंग बनाने का ख्वाब देखा है। लेकिन आज हम जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हैं उनके अलावा, चाहे अच्छे के लिए मानो या बुरे के लिए, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जो कि कभी भी ड्राइंग बोर्ड से बाहर नहीं बन पाए। कोलोसल पिरामिड जिसमें पूरी की पूरी सिमेट्री थी, उससे लेकर ऊंची इमारत जो कि वाकई आसमान में टंगी हुई थी। यहाँ आपके सामने पेश हैं कुछ ऐसे क्रेजी मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि कभी बन ही नहीं पाए। फ्रीडम शिप क्रूज शिप लोगों को आराम से गुनगुनी धूप का मजा लेने का मौका देती है, वो भी तब तक जब तक आप दुनिया के खूबसूरत डेस्टिनेशन विजिट कर रहे हैं। जन्नत जैसा लग रहा होगा, है ना? लेकिन क्या ख्याल है ऐसी क्रूज शिप में चढ़ने का जो कि भाग दौड़ से छुटकारा ना दे बल्कि जिंदगी से ही दे दे? अब ये जन्नत जैसा तो नहीं लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये चाहे जितना घटिया साउंड कर रहा हो, आपको बता दूं अमेरिकन इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने 1990 में इसे प्रपोज किया। वो एक फ्रीडम शिप बनाना चाहते थे, नाव का बीस्ट वर्जन। कुल मिलाकर इस चीज की लंबाई 1.1 मील होती। रेफरेंस के लिए बता दूं कि आज तक की बनी सबसे बड़ी क्रूज शिप द वंडर ऑफ द सी है। वो इस मेगा शिप की बस 5th पार्ट जितनी है। और अगर ये अभी भी आपको बहुत बड़ी नहीं लग रही है तो बता दूं, फ्रीडम शिप 25 मंजिला ऊंची होती है और साथ ही इसकी छत पर एक एयरपोर्ट भी होने वाला था। यार मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर वाले पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। इतनी सारी जगह और ये फैक्ट कि इसमें एयरपोर्ट भी होता है, इन सब का मतलब यही होता कि फ्रीडम शिप 1 लाख लोगों को एकोमोडेट कर सकती थी। और हाँ, यहाँ स्कूल, ऑफिस, अस्पताल, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि ड्यूटी फ्री शॉपिंग मॉल भी होता। फ्रीडम शिप को यही सोचकर डिजाइन किया गया था कि इसमें रहने वाले लोग बोर ना हो जाएं। और अगर ये भी काफी नहीं था तो लोग ऊपर चढ़कर दुनिया के नजारे देख सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेबल टाउन हर 2 या 3 दिन में दुनिया घूमने निकलता था और बाकी बचे समय में बस देशों के डेक पर रहता था। जरा सोचिए 1 मिनट, आप स्कूल में नींद को हराने की जंग लड़ रहे हैं और अगले ही पल आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं। जाहिर है इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट कम कीमत में तो नहीं बनने वाला था। 2002 में अंदाजा लगाया गया कि फ्रीडम शिप को बनाने की लागत $11 बिलियन तक बढ़ चुकी है। एक हिसाब से देखा जाए तो जितनी लागत द वंडर्स ऑफ द सी को बनाने में लगी थी उससे भी 8 गुना ज्यादा। इतनी दर्दनाक कीमत और साथ ही इसके काम आने ना आने पर भी सवाल। यही मतलब निकलता है कि फ्रीडम शिप कभी भी तैरने के लिए पानी में नहीं उतर पाई। क्या आपने सुना? ये हम सभी मोशन सिकनेस से परेशान होकर रहने वालों की राहत की सांस की आवाज है मेरे भाई। न्यू ओर्लिन्स आर्कियोलॉजी हैबिटेट। ये बात जहन में रखते हुए कि पानी ने धरती का 71% ढका हुआ है, ये बात बिल्कुल चौंकाने वाली नहीं है कि पानी वाले मेगा प्रोजेक्ट्स ने डिजाइनर्स को इंस्पायर किया होगा। इसी तरह के एक सपना देखने वाले आर्किटेक्ट थे केविन एकोफर। इन्होंने 2009 में न्यू ओर्लिन्स में पानी के ऊपर बने मेगा प्रोजेक्ट्स के डिजाइन बनाए। इसके पीछे सोच ये थी कि न्यू ओर्लिन्स का ज्यादातर पार्ट सी लेवल के नीचे बना है और मिसिसिपी नदी के पास है, तो शहर की बाढ़ की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ये परेशानी इतनी बड़ी थी कि कैटरीना नाम के हरिकेन के बाद 80% शहर में बाढ़ आ गई। लेकिन ऊंचे ग्राउंड पर बनाने के बजाय या फिर सिटी की फ्लड डिफेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के बजाय स्कोफर ने ये गजब का सोल्यूशन हमारे सामने रख दिया। उन्होंने ये क्रिएशन डिजाइन किया जिसका नाम है न्यू ओर्लिन्स आर्कियोलॉजी हैबिटेट या फिर NOAH। ये 1200 फीट लंबा एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें आर्किटेक्चर को सस्टेनेबिलिटी से मिला दिया गया है। उनके हिसाब से इसके भीतर करीब 40,000 लोग आ सकते थे, जो कि NOAH के 20,000 रेजिडेंशियल यूनिट में या फिर 3 होटल में रहते। इसी के साथ स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी और कैसीनो की भी जगह होगी। बिल्डिंग को पैदल चलने वालों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया था, जहां पर कुछ हॉरिजॉन्टल एरिया थे जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन कैरियर फिट थे, जहां पर वर्टिकल चलने वाले लोग कई एलिवेटर की मदद से इधर उधर जा सकते थे। लेकिन NOAH के बारे में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात इसके फैंसी ट्रांसपोर्ट स्कूल या फिर दुकानें नहीं है, बल्कि ये बात है कि ये जगह एक फ्लोटिंग सिटी होती। एक पानी से भरा बेसिन जो कि डायमीटर में 1200 फीट की होती और 50 फीट गहरी, और ये मिसिसिपी नदी के पास होने वाली थी। फिर NOAH का फाउंडेशन बेसिन में बहता रहता और इसका पूरा क्रेडिट जाता स्ट्रक्चर में बनी खोखल को। तो अगर कभी बाढ़ आ जाती तो ये मेगा प्रोजेक्ट पानी से ऊपर उठ सकता था। अगर ये आपको डिजास्टर प्रूफ ना लगा हो तो बता दूं कि NOAH का खुला त्रिकोण फ्रेम इसको हरिकेन से भी बचा सकता था। लेकिन इसका भयंकर डिजाइन के बावजूद और एक्सट्रीम वेदर से लड़ने की कैपेसिटी के बाद भी इस मेगा प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसके एग्जैक्ट रीजन तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि इसको बनाने की लागत और इसको मेंटेन करने की कीमत ठीक इसकी लंबाई जितनी बड़ी थी। और तो और ये मेगा प्रोजेक्ट न्यू ओर्लिन्स से सिर्फ 10% जनता को ही घर कर पाता, तो इस हिसाब से इतना गजब का भी नहीं हुआ जितना दिखाई दे रहा है। तो इसलिए NOAH के लिए सीधी सीधी ना है मेरे भाई। टेटलिन टावर। हर फेल्ड मेगा प्रोजेक्ट बहुत ही मस्त डिजाइन वाला, स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक नहीं होता। एकोफर के आइडिया के बस 100 साल के भीतर ही एक सैवेज बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया आया जो कि रशियन स्काईलाइन का स्टेपल बन जाएगा।
1919 में कम्युनिज्म बहुत ही फ्रेश और एक्सिस्टिंग आइडियोलॉजी थी। एक आर्किटेक्चर जिनका नाम था व्लादिमीर टेटलिन, वो आज के सेंट पीटर्सबर्ग में कम्युनिज्म की सुबह को दिखाते हुए कुछ क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने टेटलिन टावर नाम के मेगा प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के प्लान बनाए। ये 1300 फीट लंबा स्ट्रक्चर होता जो कि कोमिंटर्न का हेडक्वार्टर होता, जो कि सोवियत के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कम्युनिज्म को एडवोकेट करती थी। डिजाइन में डबल हेलिक्स थे जो कि ऊपर की तरफ घुमावदार थे, जिन्हें डायगोनल बीम से सपोर्ट दिया गया था। बेसिकली ये चीज एफिल टावर और हेल्टर स्केल्टर राइड का बच्चा सा लगती थी। मेटल कंस्ट्रक्शन के भीतर 4 गिलास के जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर और होते। और हाँ, अगर ये भी आपको क्योटिक नहीं लग रहा है तो बता दूं कि ये सभी घूमते थे, वो भी अलग अलग स्पीड से। सबसे बड़ा और सबसे नीचे वाला जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक क्यूब था जो कि साल भर में बस एक बार घूम पाता था। ये जगह कॉमिंटर्न की मीटिंग होती। उसके ऊपर एक छोटा पिरामिड होता जो कि हर महीने एक बार घूमता। यहाँ पर कॉमिंटर्न की एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज होती। तीसरा स्ट्रक्चर सिलेंडर था जो कि हर हफ्ते एक बार घूमता। यहाँ पर कॉमिंटर्न की प्रोपेगेंडा सर्विसेज होती, जैसे कि प्रेस, पोस्टर, पैम्फलेट डिजाइन। और आखिरी लेकिन लास्ट नहीं, सबसे ऊपर आता छोटा सा स्फीयर जो कि कॉमिंटर्न रेडियो स्टेशन का बेस होता, जो कि हर दिन एक बार घूमता। अपने फाइनल फॉर्म में ये टावर बहुत ही डरावना दिखता, लेकिन बात तो यही है कि ये कभी बन नहीं पाया। लियोन ट्रोट्स्की, एक फेमस रशियन पॉलिटिशियन जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ करते थे, वो कहते हैं कि टेटलिन टावर इम्प्रैक्टिकल और रोमांटिक है। इनफैक्ट ये मेगा प्रोजेक्ट इतना ज्यादा इम्प्रैक्टिकल और रोमांटिक है कि इसको बनाने की कीमत के कारण रशिया का पूरा रेवोल्यूशन ही बैंकरप्ट हो जाता। आखिर किसने ये ट्विस्ट एक्सेप्ट किया होगा मेरे भाई? हाँ, माउंट एथोस मॉन्यूमेंट। अगर आपको लग रहा हो कि टेटलिन टावर बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था तो तैयार हो जाइए, अब यहाँ से चीजें और ज्यादा बढ़ने वाली है। बात है 400 BSE की एक ग्रीक आर्किटेक्ट ने इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने का प्रस्ताव रखा कि यह आज तक का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट हो सकता था। डिनोक्रेट्स अलेक्जेंडर द ग्रेट का टेक्निकल एडवाइजर था। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था कि जिससे उसके दोस्त की अचीवमेंट्स को दुनिया भर में हमेशा सराहा जाए। उसका प्लान था माउंट एथोस में अलेक्जेंडर द ग्रेट का मॉन्यूमेंट बनाना। उसके हाथ के लेफ्ट साइड 10,000 लोगों का शहर होता और उसके राइट हैंड में एक कप जिसमें पहाड़ से बह रहा सारा पानी आता रहता। दुख की बात है कि डिनोक्रेट्स ने इस प्लान को बनाने के लिए कोई ठोस डिजाइन नहीं दिया, लेकिन इसके हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन और पेंटिंग को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये माउंट एथोस की चोटी तक फैला होता। अगर ये बात है तो इसका मतलब होता कि ये मेगा प्रोजेक्ट करीब 6,500 फीट लंबा होता। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि इंडिया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे लंबा मॉन्यूमेंट है और ये भी डिनोक्रेट्स के आइडिया से 10 गुना छोटा है। और ये ध्यान में रखते हुए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में करीब 3,000 वर्कर लगे थे और इसे बनाने में 57 महीने लगे थे, तो इसीलिए ये सुनकर बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का मॉन्यूमेंट सिर्फ आइडिया ही रह गया और कभी असलियत में नहीं उतरा। इतनी ज्यादा रकम और इतनी ज्यादा मैन पावर लगने के अलावा जिस बात ने इसे असलियत नहीं बनने दिया वो थी अलेक्जेंडर खुद इसके बनने के खिलाफ थे। मालूम पड़ा कि वॉर हीरो को इस चीज की चिंता थी कि शहर में रह रहे 10,000 लोग भला बिना खेत के अपना जीवन कैसे चलाएंगे। वो मुझसे अच्छा आदमी था भाई। मैं तो अपना 6,000 फीट का मॉन्यूमेंट बनाने की इजाजत इतनी जल्दी देता जितना जल्दी आप वाव फैक्ट भी नहीं बोल पाते। न्यूटन का सिनेटेव। अब चलते हैं जरा और मॉडर्न की तरफ। 1784 में यहाँ भी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर के लिए मॉन्यूमेंट बनाने की प्लानिंग चल रही थी। इस बार ये किसी वॉर हीरो के लिए नहीं थी, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी थिंकर के लिए थी। आर्किटेक्ट एथेने लुई बुली ने ठान लिया कि वो आइजैक न्यूटन दुनिया बदल देने वाले मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर को सिनेटिव से ऑनर करेंगे। लेकिन ये कोई पुराना सिनेटिव नहीं होता। बुली ने एक सुपर साइज के स्फीयर का प्लान बनाया जहाँ पर न्यूटन का सार्कोफाग्स बेस पर लगा होता। ये स्फीयर शेप की श्राइन इतनी बड़ी थी कि इसकी हाइट 500 फीट होती, जो समय से दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर बनाती। ये स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल और गिजा के ग्रेट पिरामिड को भी ढक सकती थी। इसके डायग्राम से आप बता सकते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता। ये बिल्डिंग पर सिर्फ ग्रास लाइनिंग नहीं है, नहीं ये सिम्प्रस के पेड़ भी नहीं है, और ये स्ट्रक्चर के बेस पर सिर्फ चींटियां भी नहीं है, इंसान है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसके साइज के अलावा इसके स्फीयर शेप में आखिर क्या अलग है। जहाँ ये बाहर से वाइल्ड दिखता है, वहीं अंदर की चीजें आपके होश उड़ा देंगी। दिन में इस स्ट्रक्चर में किए गए होल्स तारे और सूरज जैसे दिखेंगे, और वहीं रात में स्फीयर में एक लैंप जलता जो कि आर्टिफिशियल सूरज की तरह काम करता। ये मेगा प्रोजेक्ट चाहे जितना गजब का लग रहा हो, बता दूंगी कभी असलियत में नहीं उतार पाया। इनफैक्ट बुली को पेपर आर्किटेक्ट भी कहा जा सकता था, जो कि ऐसे सपने दिखाता है जिनकी डिजाइन को हम असल जिंदगी में उतार ही नहीं सकते हैं। ये फैंटेसी है, मेरा मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि 500 फीट का स्फीयर बनाने में आखिर कितना समय लगेगा। अरे हाँ, और कीमत की भी तो बात है। जहां बुली ने खुद से कभी भी सिनेटिव की कीमत उजागर नहीं की, वहीं इसकी कीमत आसमान छू रही होगी। तो हाँ, मैं तो भैया इससे दूर ही रहूंगा। मेट्रोपॉलिटन सेपल्चर।
गिजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के सभी पिरामिड शेप के कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन 200 साल पहले इससे भी बड़ा और सुंदर पिरामिड बनने वाला था जो कि इसका कॉम्पिटिटर बन सकता था। 1820 तक लंदन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया था, तो जाहिर है स्पेस की कमी हो गई होगी। स्पेस इतना कम हो चुका था कि शहर के मुर्दा घरों ने भी इसे फील किया होगा। कॉफिन एक के ऊपर एक रख दिए जाते थे, तो मतलब कि एक कब्र करीब 20 फीट गहरी होती थी। फिर बात इतनी बिगड़ गई कि पुराने कंकाल को निकाल कर फेंका जाने लगा जिससे कि नए के लिए जगह बन सके। तो इसीलिए 1820 में आर्किटेक्ट थॉमस विल्सन ने एक मस्त सॉल्यूशन सामने रखा जिससे कि लंदन के मुर्दा घर की परेशानी खत्म की जा सकती थी। वो मेट्रोपॉलिटन सेपुल्चर बनाना चाहते थे जिसे लंदन डेथ पिरामिड के नाम से जाना जाता। ये एक 94 मंजिल का ग्रेनाइट पिरामिड ब्यूरियल स्ट्रक्चर होता जो कि नॉर्थ लंदन के प्रिमरोज हिल में होता। कुल मिलाकर यह अजीब बिल्डिंग लंदन की स्काई लाइन में करीब 1000 फीट तक फैली होती, जिसके कारण इसकी हाइट ठीक डी शार्ड की होती, जो कि यूके की आज की सबसे लंबी बिल्डिंग है। ये पत्थर की सिमेट्री बहुत ही बेकार दिखती, लेकिन ये लंदन के लोगों की मुर्दा घर की जगह की परेशानी को जरूर खत्म कर सकती थी, क्योंकि ये चीज अपने भीतर 5 मिलियन बॉडी रख सकती थी। आइडिया ये था कि पिरामिड को हर साल 40,000 बॉडी से भरा जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि बस 125 साल में लंदन में एक ऐसा पिरामिड होता जो कि मुर्दों और कंकालों से भरा होता। चार्मिंग, ऊपर से इसकी हाइट और ओपेक मटेरियल के कारण ये सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता, जो कि इसके पास रह रहे बदनसीबों के लिए कंगाली में आटा गीला करने वाली बात हो जाती। ये था ना काम का और खूबसूरत भी, साथ ही ये मेगा प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा भी पड़ता। इसको बनाने की लागत लगभग 7 मिलियन यूरो होती, जो कि आज के जमाने में 1.2 बिलियन डॉलर है। तो इसीलिए आपको सुनकर बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि विल्सन का ये प्रोजेक्ट कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। मेरा मतलब है कि माना कि मरे हुए लोगों के लिए एक जगह कम थी, लेकिन कम से कम लंदन की स्काईलाइन तो मुर्दों और कंकालों से नहीं भरी। वेस्टमिंस्टर सिटी एयरपोर्ट। अरे आपको क्या लगा था, क्या उस पिरामिड के साथ ही लंदन के गजब के इन्वेंशन खत्म हो गए? नहीं, पता चलता है कि उस समय शहर में इस तरह के क्रेजी डिजाइन बनाने की होड़ लगी हुई थी। 1934 में करीब 100 साल पहले विल्सन के पिरामिड प्रपोजल के बाद द पॉपुलर साइंस मंथली पब्लिकेशन ने एक मेगा प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाई जो कि इंग्लैंड की कैपिटल सिटी का पूरा हुलिया बदल कर रख देती। प्लान था एक एयरपोर्ट बनाने का, लेकिन कोई आम एयरपोर्ट नहीं, एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि बिग बेन और हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बगल में होता। ये स्ट्रक्चर रिवर थेम्स के पास होता और वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लेकर लैम्बेथ ब्रिज तक होता, जिसका मतलब होता कि ये 1000 फीट चौड़ा और 2600 फीट लंबा होता। प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एयरपोर्ट इतना ऊंचा होता कि लंबे से लंबे जहाज को रख लेता, जो कि इसको 75 फीट लंबा बनाता, या फिर 5.5 मंजिला। इस मेगा स्ट्रक्चर को 8 पिलर सपोर्ट करते, जिसमें एलिवेटर भी होते, जिससे कि पैसेंजर जमीन से टर्मिनल तक जा सकते। यहाँ तक बात तो साफ नहीं हो पाई कि भला वेस्टमिंस्टर सिटी एयरपोर्ट असलियत क्यों नहीं बन पाया है। वहीं इस प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ियां थी, ये जानने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि बिग बेन और हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास एयरपोर्ट बनाना बहुत ही महंगा पड़ता और इससे एक्सीडेंट के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ते। इसके ऊपर से एयरपोर्ट का रनवे करीब 6000 फीट लंबा होता, जो कि प्रपोज किए गए रनवे से 10 गुना है। तो अगर आपको वाटर लैंडिंग पसंद नहीं है तो यही बेहतर है कि वेस्टमिंस्टर का एयरपोर्ट असलियत कभी भी ना बने। फोर्ट डुमांटे। मालूम पड़ता है कि क्रिएटिव जूस 1930 में यूरोप में बह रहे थे। वेस्टमिंस्टर एयरपोर्ट के आइडिया से 1 साल पहले ही फ्रेंचमैन यूजीन फ्रेंसने ने एक ऐसी बिल्डिंग का प्रपोजल सामने रखा जो कि पेरिस की स्काईलाइन को डोमिनेट करती। एक स्क्रू को इमेजिन कीजिए, अब उसे उल्टा कर दीजिए। पेश है आपके सामने फ्रेंसने का क्रिएशन, जिसका नाम है फोर्ट डुमांटे। फोर्ट डुमांटे करीब 2300 फीट लंबी होती, जो कि इसे एफिल टावर से दोगुना कर देती। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो ठीक था, पर आखिर इस घुमावदार डिजाइन का क्या लॉजिक था। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मालूम पड़ा कि फोर्ट डुमांटे का ये घुमावदार डिजाइन इसलिए है जिससे कार आराम से टावर पर चढ़ सके, और इसी के साथ इस बिल्डिंग के ऊपर लगभग 500 कार रखने की जगह दी गई। इसी के साथ एक रेस्टोरेंट भी होता, तो इसका मतलब हुआ कि ये जगह सिर्फ एक आधा मील का डाइनर थी। एक डाइनर, लेकिन पेरिस की व्यू के साथ मैं अभी भी इस बात पर श्योर नहीं हूँ कि अगर आधा मील ऊपर से फेंकूं तो मेरा खाना कितना आसानी से नीचे जाएगा। अरे हाँ, अगर आप वापस आने के लिए ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपना खाना कॉकटेल से धोना बिल्कुल भूल सकते हैं। अगर आपका सर वैसे ही चकरा रहा है तो 2300 फीट के घुमावदार रास्ते से नीचे उतरना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। अगर ये भयंकर डिजाइन भी लोगों को फोर्ट डुमांटे से दूर रखने के लिए काफी नहीं है तो इसकी कीमत जरूर होगी। कुल मिलाकर माना जाता है कि इस टावर को बनाने में करीब 2.5 मिलियन डॉलर की कीमत लगती है, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें तो ये कीमत 56 मिलियन डॉलर होती। एक स्क्रू शेप के मैकडोनल्ड के लिए इतनी कीमत ज्यादा नहीं है। आपको क्या लगता है? आप जानते हैं पूरी तरीके से फ्री क्या है? वो है नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबाना। तो आपको किसका इंतजार है? दबा डालिए उनको। होगा सब गुड, अमेजिंग। चलिए अब आगे के मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। मैनहट्टन डोम।
जिस किसी ने भी सिम्पसन पिक्चर देखी है या फिर स्टीवन किंग की अंडर द डोम पढ़ी है, वो एक डोम से पूरा का पूरा शहर ढक जाने वाले कॉन्सेप्ट को जानते ही होंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिक्शन की दुनिया के नहीं रहे। 1959 में आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने एक बहुत ही गजब का हिलाकर रख देने वाला मैनहट्टन डोम का कॉन्सेप्ट सामने रखा था। उसका प्लान था कि वो 1.8 मील का डोम, जो कि शटर प्रूफ ग्लास से बना होगा, उसे न्यूयॉर्क की 62nd स्ट्रीट से लेकर 22nd स्ट्रीट तक फैला देगा। मुझे लगता है कि पहला सवाल ये होना चाहिए कि भला शहर के इतने बड़े पार्ट को उसके भीतर लाने की जरूरत क्या है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐसा इसलिए नहीं था कि फुलर अपने प्लॉट से खो गए थे, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिसकी मदद से मैनहट्टन में मौसम को रेगुलेट किया जा सके। सोचा गया था कि डोम के भीतर का पार्ट मीडियम लेवल का होता, जिसके कारण गर्मियों में ठंडा रखने का पैसा बचता और सर्दियों में गर्म रखने का। उसके ऊपर से ये बड़ा सा बबल बर्फ को भी नहीं जमने देता। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि न्यूयॉर्क सिटी ने 2014 में $92.3 मिलियन सिर्फ सड़कों से बर्फ हटाने में खर्च कर दिए, तो इसके हिसाब से पैसा बचाने का अच्छा तरीका था। लेकिन अंत में मैनहट्टन सिवाय एक गजब के आइडिया के कुछ नहीं बन पाया। इस 2 मील बड़ी डोम को बनाने के खर्चे पर बहस हुई। फुलर ने कभी भी इसकी लागत नहीं बताई। उसने अंदाजा लगाया कि 16 हेलीकॉप्टर इसके पार्ट्स को एक जगह लेके जाएंगे। जाहिर है ये सब सस्ता तो नहीं होने वाला था और इसकी कीमत लगभग $200 मिलियन पहुंचती, जो कि आज के हिसाब से $2 बिलियन होता। अगर इसकी ये कीमत भी से आपके दिल से नहीं निकाल पाई है तो बता दूं, सवाल ये भी था कि आखिर इसके भीतर से लोग बाहर कैसे निकलेंगे और इसके अंदर कैसे जाएंगे। अरे और तो और, कार से निकलने वाला धुआं अंदर ही अंदर गूंजता, जिसके कारण आप सिर्फ इसे बाहर छोड़ना नहीं चाहते। जी हाँ, सॉरी दोस्त, मुझे लगता है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का ना बनना ही बेहतर है। इलिनॉइस स्काई सिटी। जिस शहर में बकमिंस्टर का मैनहट्टन डोम का आइडिया बना, उसी शहर में एक दूसरे आर्किटेक्ट ने दूसरी अमेरिकन सिटी को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान बनाया। इस बार शिकागो वो लकी लोकेशन थी। यहाँ पर अमेरिकन आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट इलिनॉइस स्काई सिटी बनाना चाहते थे। अगर यह बन जाती तो इस मेगा प्रोजेक्ट में करीब 528 फ्लोर होते और इसकी लंबाई 5680 फीट होती, जो कि इसे 1 मील लंबा बना देती। जब इसका प्रपोजल सामने रखा गया तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसकी लंबाई 1472 फीट, और फिर भी राइट की बिल्डिंग इससे 4 गुना बड़ी होती। और ये तो जमीन के ऊपर की बात है। जमीन के अंदर ये टैप रूट फाउंडेशन स्ट्रक्चर यूज करते, जिसमें कंक्रीट कोर होता, जो बिल्डिंग को सही से सपोर्ट करने के लिए 500 फीट गहरा होता। ये इतना ही कूल है जितना कि 1 मील लंबी बिल्डिंग सुनाई देता है। लेकिन फिर भी आपको ऊपर तो जाना ही होगा। आपको क्या लगा था कि अपने बेडरूम तक जाना सबसे मुश्किल काम है? जरा सोचिए, 1 मील की सीधी सीढ़ियां चढ़ना, जो कि करीब 2700 है। अरे इसे सुनकर ही मेरे घुटने दर्द करने लग जाएंगे यार। अच्छी बात यह है कि राइट के पास इन घुटनों के लिए अच्छा हल था। 76 एटॉमिक पावर वाले एलिवेटर टावर में इंस्टॉल किए जाते, जो कि 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की ताकत रखते, जिसके कारण आप 1 मिनट में टावर के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर पहुंच पाते। इन तेज स्पीड के एलिवेटर के अलावा इस आसमान छूती बिल्डिंग में 15,000 कार रखने और 100 हेलीकॉप्टर को रखने की जगह होती। साथ ही 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होती। कुल मिलाकर ये बिल्डिंग के रूप में एक पूरा का पूरा बसा हुआ शहर था। लेकिन राइट के बड़े प्लान के बावजूद इलिनॉइस स्काई सिटी कभी भी असलियत नहीं बन पाई। ना कोई लोकेशन थी, ना ही क्लाइंट, और ना ही लंबी बिल्डिंग के लिए बजट। मुझे लगता है कि राइट ने ये वाला गलत समझ लिया भाई। एक्सीड 4000। मुझे मालूम है कि अगले वाले मेगा प्रोजेक्ट को देखकर सारे एनिमे फैंस पागल हो जाएंगे। पेशा आपके सामने एक्सीड 4000, एक गजब का आसमान छूता बिल्डिंग, जो कि टेसे कॉर्पोरेशन ने 1995 में डिजाइन की। इनकी डेयरिंग डिजाइन एक सी बेस्ड बिल्डिंग थी, जो कि जापान के टोक्यो के पानी में बनती। लेकिन ये कोई घिसी पिटी बिल्डिंग नहीं थी, ये उससे बहुत ही आगे की चीज थी। इस एक्सीड 4000 का साइज इतना बड़ा था कि अपने पीछे माउंट फुजी को भी छिपाने की ताकत रखती। कुल मिलाकर ये बिल्डिंग 2.5 मील ऊंची होती और 3.7 मील चौड़ी। रेफरेंस के लिए बता दूं कि अगर ऐसा होता तो ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 5 गुना ज्यादा लंबी होती। जाहिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल लगेगा। कुल मिलाकर एक्सीड 4000 को बनाने में 3 मिलियन टन स्टील लगता, जो कि एफिल टावर को बनाने से 428 गुना ज्यादा है। इस सब को देखते हुए अंदाजा लगाया गया कि इसके भीतर करीब 1 मिलियन लोग रह सकते थे। रेफरेंस के लिए बता दूं कि इसका मतलब हुआ इसके भीतर अलास्का की पूरी जनता आ सकती थी। फिर भी 2,70,000 लोगों के रहने की जगह खाली बच जाती। ये देखते हुए कि इतने सारे लोगों को ये रख सकती है, आपको यही लगा होगा कि टेसे कॉर्पोरेशन इसे किसी सॉलिड फाउंडेशन पर बनाई है। लेकिन इस बिल्डिंग को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बनाने के प्लान को सामने रखा गया। एक ऐसा एरिया जो कि लगातार हो रही वॉल्केनिक और साइस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में हो रहे लगभग 90% अर्थक्वेक यहीं होते हैं।
तो आप समझ गए होंगे जिंदा इंसानों के लिए यहाँ कुछ बनना बहुत ही बुरा आइडिया है। क्या आप ये सोचना भी चाहेंगे कि आप इस बिल्डिंग के ऊपर हों और नीचे अर्थक्वेक आ जाए? डर शब्द इसके लिए काफी नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि एक्सीड 4000 का असलियत में उतरना लगभग असंभव था। अर्थक्वेक के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग के गिर जाने के अलावा इसकी लागत बहुत बड़ी परेशानी थी, जो कि 300 से 900 बिलियन डॉलर के बीच होती। और देखा जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज तक का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन है और उसकी लागत 150 बिलियन डॉलर। तो ये कहना सही होगा कि एक्सीड की लागत हद से ही ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि आसमान छूने वाली इमारत को कभी असलियत में उतारने का प्लान ही ना रहा हो। बहुत सारे लोगों को तो ये भी मानना है कि टेसे कॉर्पोरेशन ने बस नाम कमाने के लिए प्लान दुनिया के सामने लाकर रख दिया होगा। मुझे लगता है कि इस प्लान ने काम भी किया, क्योंकि मैंने लगभग 5 मिनट बस इस आइडिया को बताने में लगा दिए। टेसे, इस बार तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया भाई। एनालेमा टावर। जितना गजब का एक्सीड 4000 का डिजाइन लगा, उतना ही मस्त एक और मेगा प्रोजेक्ट है जो कि है 2.5 मील ऊंचे पिरामिड को बड़े से टॉब्लरोन जैसा दिखा सकता था। ये इसका नाम था एनालेमा टावर। इसका कॉन्सेप्ट था 20 मील ऊंचा आसमान छूता कंस्ट्रक्शन जो कि हवा में लटकता रहता, वो भी दिल दहला देने वाली 31,000 मील की ऊंचाई पर। जी हाँ, मैंने गलत नहीं बोला है। आप यही सोच रहे होंगे कि भला आसमान छूते कंस्ट्रक्शन को कैसे लटकाएंगे। वेल, क्लाउड आर्किटेक्चर ऑफिस, वो कंपनी जो कि इस आइडिया के पीछे है, उसने इसे धरती के ऊपर घूम रहे एस्ट्रॉइड से लटकाने के बारे में सोचा था, वो भी सुपर स्ट्रॉन्ग केबल्स की मदद से, जिसके कारण ये जमीन से 11,000 फीट ऊंचा हो जाता। अगर ये भी बेकार ना लग रहा हो तो बता दूं कि उस एस्ट्रोडेट को एक्सेंट्रिक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रख दिया जाता, जिसका मतलब होता कि ये लगातार धरती के चक्कर ही लगाता रहता। इसका रिजल्ट ये होता कि बिल्डिंग फिगर 8 रूट में चलती, न्यूयॉर्क से लेकर पेरू तक, और हर दिन वापस भी आ जाती। और हाँ, ये सब भी जब तक की इमारत 300 मील प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही हो। कोई शक्ति मुझे बता रही है कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस स्ट्रक्चर को सोलर पैनल की मदद से पावर दी जाती, जो कि बिल्डिंग के ऊपर एटमॉस्फेयर में होती, जिनकी पोजीशन सूरज की किरणों के लिए एकदम परफेक्ट होती। और तो और पानी की लगातार सप्लाई बिल्डिंग के आसपास के बादलों से ली जाती। ये कॉन्सेप्ट डरावना भाई, लेकिन क्लाउड आर्किटेक्चर ऑफिस ने सोचा था कि लोग एनालेमा टावर में रहेंगे और काम भी करेंगे। और तो और यहीं पर शॉपिंग, खाने और बॉटम लेवल पर वर्किंग स्पेस भी प्लान किए गए थे। और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पूजा करने की जगह होती, यहाँ तक कि एक फ्यूनरी भी होती। यार, ये तो एक एलियन डेथ कल्ट जैसा लगता जा रहा है ना? लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को सिर्फ एलियंस के द्वारा पकड़े जाने पर ही गौर नहीं करना था, बल्कि इस बात पर भी गौर करना था कि आज तक कोई इतनी मजबूत चीज नहीं बनी जो इस टावर को सपोर्ट कर सके। सबसे मजबूत केबल भी इस बिल्डिंग का 2/3 वजन ही झेल पाती, और अगर ये टूटी तो आगे क्या होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं, है ना? ये ना सिर्फ टावर में रहने वालों के लिए, बल्कि जो बेचारे नीचे हैं उनके लिए भी बहुत ही बुरा है। लेकिन इन सभी परेशानियों के बावजूद जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी इसको बनाने की लागत। सबसे पहली बात तो एस्ट्रॉइड को पकड़ना और बांधना बहुत ही महंगा पड़ता। फिर बात आती उसकी सही जगह रखने की। नासा ने बताया कि एक छोटे से एस्ट्रॉइड को किसी जगह से हटाकर अगर दूसरी जगह रखना है तो इसकी लागत 1.2 बिलियन डॉलर होती है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इतने बड़े एस्ट्रॉइड को हटाने और रखने की लागत कितनी होती है। और अभी तो टावर बनाने की शुरुआत भी नहीं हुई है। 20 मील की ऊंचाई पर एनालेमा टावर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 40 गुना ऊपर होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 60 बिलियन डॉलर खर्च होने वाले थे, और ये बात तब की है जब ये धरती पर बनता। अभी एक पौंड मटेरियल को स्पेस में ले जाने की कीमत है $10,000, क्योंकि इसमें फ्यूल, रिसोर्सेज और मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। बुर्ज खलीफा कंक्रीट से बना है और इसमें कांच लगे हैं, और इसका वजन है 5,50,000 टन। तो इससे भी 40 गुना ज्यादा बड़ा एनालेमा का वजन करीब 22 मिलियन टन होता। चलिए थोड़ा ढीले हो जाते हैं, मान लेते हैं कि इन्होंने हल्का मटेरियल यूज भी किया, तो भी 15 मिलियन टन तो वजन होगा ही होगा। अब बारी है कुछ मैथ्स की। इतना सब कुछ स्पेस में ले जाने में 10,000 पर LBS, 2,000 LBS पर टन, तो ये हुआ 30 बिलियन LBS। हे भगवान, मतलब 300 ट्रिलियन डॉलर। अरे यार, अभी तो देखो ये धरती का पूरा पैसा मिलाकर सिर्फ 125 ट्रिलियन डॉलर है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि एनालेमा टावर एक बेहद ही महंगा साइंस फिक्शन सपना है। इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको किसने लाकर रख दिया और किसको आप असल में बनता हुआ देखना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।